नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। आज कर्नाटक के नतीजे आ गए और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कई जगह भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित सत्य को नेस्तनाबूद करते हुए सत्य कितना असत्य असत्य कितना सत्य रूप से बोला जाता है इसको रेखांकित किया। पूरे कर्नाटक चुनाव का कैंपेन देखे तो सत्य डोलता रहा, इसलिए आज अशोक वानखेड़े उस पर बोलेगा। कर्नाटक में कांग्रेस को एज था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। कर्नाटक में जब बजरंग दल का इशू आया तो लगा कि यदि मुसलमान और हिंदू पोलराइज हो गया तो भाजपा को फायदा, कांग्रेस को नुकसान होगा। और यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने देखी और लगातार जय बजरंग बली के नारे लगाते रहे। ये बोलते गए कि मंदिर बंद किए जाएंगे, बहुत सारा मिस कैंपेन हुआ। उन्हें राम विरोधी, हनुमान विरोधी बताया गया, हिंदू विरोधी बताया गया। और ये और कोई नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं अपने रैलियों में ये बाकायदा लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हुआ उल्टा। हिंदू तो पोलराइज नहीं हुआ, मुसलमान पोलराइज हो गया। जो ओल्ड मैसूर था, जो जेडीएस का गढ़ है, तुमकुर, हसन, मांड्या, रूरल बेंगलोर, ये जो 4-5 जिले हैं ओल्ड मैसूर के, मैसूर यह मुसलमानों का एक वोट बैंक है और हमेशा वो कांग्रेस और जेडीएस में बंटता था। इस बार वो पूर्ण रूप से कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया और कांग्रेस ने जेडीएस के गढ़ में छेद किया। इतना ही नहीं, उस वोट के साथ वोकालिका जो कम्युनिटी है, जो देवगौड़ा साहब जिसके प्रभुत्व में जिसकी सेनापति है, जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके हाथ से भी सीटें निकल गई। लिंगायत बहुत बड़ा फैक्टर, लिंगायत जिनके साथ वो सरकार में, और लिंगायत हमेशा बीजेपी के साथ। लेकिन लिंगायत बीजेपी के साथ इसलिए थे, येदुरप्पा बीजेपी में थे। येदुरप्पा बीजेपी छोड़ा है, बीजेपी 40 सीट पे आ गई। इस बार जिस हिसाब से येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से बेइज्जत करके उतारा गया और बाद में जब देखा कि कर्नाटक में स्थिति बुरी हो रही है तो सिर्फ चुनाव के लिए फिर उन्हें महिमा मंडित करने का प्रयास किया। उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया, उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, प्रधानमंत्री झुक झुक के उनको नमस्ते करने लगे मंचों पे। लेकिन लिंगायत कमेटी ने जो पहला अपमान हुआ उसका जवाब दिया। लिंगायत सीटों पे भी कांग्रेस ने बढ़त दी। कल्याण कर्नाटका हो ऊपर की तरफ तो तेलुगु स्पीकिंग कर्नाटका, या मराठी मुंबई कर्नाटका हो, या तमिलनाडु कर्नाटका हो जो तमिलनाडु से लगके है, सेंट्रल कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, ओल्ड मैसूर, ग्रेटर बेंगलोर, सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई है। इसके मायने ये है कि कांग्रेस जहां मुसलमान मतदाता नहीं है वहां भी कांग्रेस को दबा के वोट पड़ा। लिंगायत ने वोट दिया, ओकालिका ने वोट दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी जो सीट्स है उसमें कांग्रेस ने पूर्ण रूप से स्वीप किया। बीजेपी को सीट ही नसीब नहीं हुई। शेड्यूल्ड कास्ट सीटें जो थी उसमें भी कांग्रेस ने नोट किया। मुस्लिम सीटों पे भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। कुल मिलाकर थोड़ा बहुत कोस्टल कर्नाटका जहां इज्जत रखनी थी, बेलगांव जहां बीजेपी का गढ़ था, वहां भी कांग्रेस बीजेपी के बराबर आ गई। ये सब दर्शाता है कि एक बार यदि जनता ने मन बना लिया कि उन्हें सत्ता में बदलाव चाहिए, फिर उसके बाद बजरंग बली ले आइए, उसके बाद कर्नाटक को अलग देश बना के ले आइए, या अपने को गाली दी करके अपना रोना रोइए। सर जनता उसके तरफ ध्यान देती है जो उनके आंसू पोंछते हैं। सरकार यदि केंद्र के नेता कर्नाटक में जाके अपना रोना रो रहे थे तो जनता ने उनके रोने को तवज्जो नहीं दी। मुझे गालियां दी करके इशू बनाया, वो नहीं चला। सोनिया गांधी ने सॉवरेनिटी ऑफ कर्नाटका बोला तो कर्नाटक विदेश बन गया, वो नहीं हुआ।
उनको ये बात समझ में आ गई थी कि कर्नाटक का यूथ, जो मैं यूथ जिसको मानता हूँ, जो पहली बार वोट देने आए वो तो 10 लाख लोग हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल 2 बार से चुनाव जीत रहे, मतलब जो जिनकी उम्र आज 28-30 साल है, यदि उनको भी यूथ में लो, वो सभी लोग, उनको हिंदुत्व से ना कोई मतलब है, ना किसी रिलीजन से मतलब है। वो चाहते हैं शांति, कानून व्यवस्था बनी रहे। वो चाहते हैं महंगाई थोड़ी कम हो और भ्रष्टाचार से निजात पाओ। जब मेरी मैं जब कर्नाटक के दौरे पे था और मेरी कई लोगों से बात होती थी, तो जो युवा थे उनको ये कहना था कि भाई ये महंगाई वहंगाई भी हम झेल लेंगे। यदि मैं हैदराबाद के किसी कंपनी के साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ तो उसकी भी महंगाई है, मेरी भी महंगाई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, ये दोनों यहाँ कम होने चाहिए। क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो हमें ये पता ही नहीं कि हम जो काम करने जा रहे हैं, जो टेंडर हमने लिया, हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वैलेंटाइन डे आ गया, बजरंग दल वाले आ गए, किसी की किसी का एंटी रिलीज में दो हिंदू मुसलमान की शादी हो गई, फिर दंगल हो गई, राम की यात्रा निकली, फिर उसमें तो पत्थर फेंक हो गया, हिंदुओं के मेलों में मुसलमानों को दुकान नहीं दी जाएगी, मुसलमान ड्राइवर के गाड़ी में हिंदू बना तो पंगा हो गया। प्रज्ञा जी जाके भोपाल से बता आई थी कि आप सब्जी काटने वालों को भी धार धार रखिए, गला काटने काम आएगा। यदि गला ही काटना है तो फिर हम धन ये स्टार्टअप क्यों करें? ये तमाम बातें, हिजाब, हलाल, कोई भी जाता है नॉनवेज खाने, वो झटके का है कि हलाल का है, उसको कोई लेना देना नहीं होता। मुस्लिम रिलीजन में यदि हलाल चलता होगा तो वो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है वो पूछते हैं हलाल है क्या झटका है। बाकी किसी मैंने रेस्टोरेंट्स में लिखा नहीं है कि यहाँ झटके का मटन या हलाल का मटन है। तो कुल मिलाकर वो लोग वो शांति चाहते थे। बोम्मई साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था राज्य पे, और भ्रष्टाचार इतना पनप गया था। कर्नाटक में भ्रष्टाचार पहले भी था, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तभी भ्रष्टाचार होगा, लेकिन माइनिंग के बड़े बड़े भ्रष्टाचार था जहां आम आदमी को इतनी तकलीफ नहीं थी। लेकिन पटवारी और हेल्थ सेंटर पे भी पैसे मांगने लगे, जब या अपने पुलिस वाले भी लोकल में पैसे देने मांगने पड़े, तो आम जनता त्रस्त थी। और वो पैसा इसलिए मांग रहे थे क्योंकि ऊपर से वसूली हो रही थी, ऊपर शेयर पहुंचाना था, कलेक्शन करके देना था। ये तमाम बातों को नजरअंदाज किया बीजेपी ने, क्योंकि उनको लगा मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन गुजरात छोड़ा तो हिमाचल, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट के राज्य तो बाय एंड लार्ज केंद्र सरकार के साथ रहते हैं, वही भी छोड़े, और कर्नाटक के बड़ा राज्य, ये तीसरी लगातार हार इस बात को दर्शाती है कि अब मोदी उतना बड़ा ब्रांड नहीं रहे। आने वाले समय में यदि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ हार जाते हैं तो इस ब्रांड को और डेंट लगेगा, क्योंकि मोदी जी बार बार अपनी बात लोगों को मनवा रहे थे। मोदी जी कई बार भूल जाते हैं कि वो गुजरात में नहीं, कर्नाटक में है। गुजरात में जब वो कहते हैं कि आपके बेटे को गाली दी है, तो गुजराती अस्मिता मोदी के पीछे खड़ी हो जाती है। लेकिन कर्नाटक में वो जो कहते हैं कि मुझे गालियां दी हैं, तो कर्नाटक के लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। तो इस बार ना बजरंग बली का नारा चला, ना मोदी जी को दी हुई गालियां चली। कर्नाटक की जनता ने बजरंग दल पे बैन भी जस्टिफाई किया, तो क्या वो गालियां भी जस्टिफाई की? सोनिया गांधी का सॉवरेनिटी ऑफ कर्नाटका, इसको भी जस्टिफाई किया। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी रेवड़ियां बांटी। वो रेवड़ियां तीनों दलों ने, जनता दल यस, कांग्रेस ने बांटी। अब मुख्य रूप से ये कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के नतीजे अलग अलग होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक साल में जो वादे किए थे उसको निभाना शुरू कर दिया, और लोगों को ये दिखने लगा कि कांग्रेस ने किए हुए वादे निभाने के लिए कांग्रेस दिन रात मतलब कांग्रेस सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। तो शायद लोकसभा में फिर दलित, मुस्लिम और ट्राइबल एक हो गए तो फिर बीजेपी को तकलीफ होगी। कांग्रेस प्रयास करेगी जो लिंगायत वोट उनके पास आए, तो लिंगायत के कुछ बड़े नेता कांग्रेस में हैं, पाटिल जैसे, उन्हें फिर से कहीं अच्छी जगह से स्टेब्लिश करें, उनको तवज्जो दें, ताकि लिंगायत का भी, वोकालिका का भी, सभी जगह के लोगों को सेटिस्फेक्शन होगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है, मंत्रिमंडल कैसा बनता है, इस पर भी बहुत सारा निर्भर है। और उसके बाद बोले हुए वादे करते कि नहीं करते, ये भी बड़ा निर्भर है।
क्योंकि कई जगह राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राहुल गांधी स्वयं बोल के आए थे कि मैं आपको वादा करता हूं सरकार आने के 100 दिन बाद ये करूंगा, 10 दिन बाद ये करूंगा, लेकिन वो वादे अभी तक निभाए नहीं गए। कर्नाटक में उन्हें एक नया प्रयोग करना होगा। जो बोला, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव में वही होगा जो पिछली बार हुआ था। सारी की सारी सीटें बीजेपी को गई थी, एक सीट छोड़ के जो जनता दल एस को मिली थी। ये पूरा जो बीजेपी का कैंपेन था वो कितना असत्य पे आधारित था, ये मैंने आपको बता दिया। सत्य वहां डोला, इसलिए अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल इसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।